प्यारे बच्चों, मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 मई से सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और 20 मई से आपको हम पठन पाठन का कार्य हम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम इसके पहले कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 में भूगोल दोनों क्लास में हम क्रमशः पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान और भूगोल। पिछले यानी कल हम चर्चा किए थे संविधान और संविधानवाद का। आज हम कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान में कुछ टॉपिक पर आपकी चर्चा करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो संविधान और संविधानवाद के विषय में आपको बता चुके थे। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान क्यों और क्या। यह स्पष्ट हो गया? टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान क्यों और क्या। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आज का टॉपिक आपके सामने है, भारतीय संविधान क्यों और क्या। अब इसमें हम एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहते हैं, इसको आप स्पष्ट रूप से समझिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का अर्थ क्या हुआ? मतलब भारत का संविधान। तो और संविधान का अर्थ क्या हुआ? समान विधान, सबको समान रूप से एक विधान होना चाहिए, समान विधान। संविधान मतलब समान विधान। अब इसका एक उद्देश्य होता है, जैसे आपके पुस्तक में दिया हुआ है भारत का संविधान, और मैं बता रहा हूं कि इसका एक उद्देश्य होता है जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख है उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी हम कह सकते हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहला पॉइंट है आपका हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका अर्थ हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो हम भारत के लोग, इसका अंग्रेजी है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। मतलब आपको हम इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम भारत के लोग। पहला आपके प्रस्तावना में यह पॉइंट है, यानी संविधान, संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। अब आपको यहाँ भी एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए। संविधान सभा एक शब्द यहाँ आया हुआ है। संविधान सभा से तात्पर्य कि जैसे भारत की जो जनता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। 40 करोड़ लोग मिल के संविधान का निर्माण तो किए नहीं, उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, और उस संविधान सभा में जो जनता के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। तो जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान बना, तो उनको जनता ने क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। क्या किया? तो अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। यह 3 चीज़ें किया। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यहाँ जो आपके प्रस्तावना पर है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से तात्पर्य यह हुआ कि पूरे भारत के लोग मिल के संविधान का निर्माण किए? ऐसा नहीं है। जैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है तो वह कैसे होता है? वह जनता राष्ट्रपति को अपना वोट नहीं देती है, मत नहीं देती है। जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है। संविधान सभा का जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, वह निर्वाचन, जो निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई वह अप्रत्यक्ष रूप से अपनाई गई, न कि प्रत्यक्ष रूप से। तो इस बात को हम कैसे मान लें कि हम भारत के लोग ही संविधान सभा का निर्माण किए थे? तो हम भारत के लोग, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि जब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के जितने लोग थे, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव हुआ, जनता के द्वारा सीधे चुनाव नहीं हुआ, उनके द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें हम भारत के लोग
का अर्थ और जो उत्तर है वो सही नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह केसी वियर करके एक बहुत बड़े विद्वान थे जो इस समय नहीं है हम लोगों के बीच में। उन्होंने कहा था, केसी वियर ने, कि यहाँ पे हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में पहला पॉइंट दिया गया है वह गलत है, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होकर संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, अब आपको हम बता रहे हैं, ये तो केसी वियर ने कह दिया कि यह हम भारत के लोग हम सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपके पास इस पर कोई भी बात करने के लिए आपके पास कौन सा तर्क है? और उस तर्क को बता रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हम भारत के लोग जो यह कहा गया है वह कथन सत्य है। तर्क क्या है? पहला तर्क है, संविधान सभा में जितने लोग मौजूद थे, आपको हम बताए हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताए हैं कि संविधान सभा में जो लोग थे वह मिलकर संविधान का निर्माण किए। अब आप उस पर तर्क देंगे कि संविधान सभा में जितने लोग थे, जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो वह सभी लोग निर्वाचित होके आ गए, जनता के द्वारा सब लोग निर्वाचित हो गए। आम चुनाव में सभी लोग निर्वाचित हो गए। पहला तर्क आपका यह हो गया कि संविधान सभा में जितने लोग थे वो सभी लोग जनता के द्वारा निर्वाचित हो गए। अब आपको दूसरा तर्क दे रहा है, संविधान सभा में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और तमाम तरह के भाषाई क्षेत्र, विभिन्न तरह के भाषाई क्षेत्र के लोग, भाषाई क्षेत्र के लोग सम्मिलित थे। कौन कौन थे? विभिन्न धर्म के थे, विभिन्न जाति के थे और विभिन्न भाषाई क्षेत्र के लोग उस संविधान सभा में सम्मिलित थे। यह तीन तर्क हो गया। उसमें जैसे आपको विभिन्न जाति में, जैसे भीमराव अम्बेडकर, ये भी मौजूद थे उस संविधान सभा में। तो जब विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग उस संविधान सभा में मौजूद थे और संविधान का निर्माण हुआ, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह तर्क हमारा सत्य है कि हम भारत के लोग, जो यह प्रस्तावना है वह सही है। प्यारे बच्चों, अभी संविधान की विशेषता के रूप में पहला पॉइंट हम आपको बताए हैं, हम भारत के लोग। इसके विषय में स्पष्ट रूप से हम आपको समझाए भी हैं, इसकी व्याख्या भी हो गई। अब उसके दूसरी विशेषता पर हम आते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दूसरी विशेषता? है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या हुआ? इस अर्थ से आपको हम परिचय कराएंगे और इस अर्थ को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय, जिस देश को लेने की क्षमता हो, जो देश आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। जैसे अपना देश भारत हमारा दूसरी विशेषता में ही लिखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब बाह्य निर्णय भी हम ले सकते हैं और आंतरिक निर्णय भी ले सकते हैं। अब इसको हम दो उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अभी आप LTV का समाचार देख रहे होंगे या समाचार पत्र देख रहे होंगे, तो कल परसों में तो युद्ध विराम हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले तक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में युद्ध हो रहा था। और युद्ध हो रहा था, इजराइल हमारा मित्र देश रहा है। अभी इस कोरोना महामारी में आप देखे होंगे कि इजराइल ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, तमाम तरह के किट भारत को मुहैया कराया, भारत को सहायता दिया, यानी वो हमारा मित्र देश रहा है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल गोला बारूद बम जो गिराया फिलिस्तीन पर, इससे वहाँ छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं की जानें चली गई। तो तत्काल भारत ने इजराइल का कड़े शब्दों में आलोचना किया, और वह आलोचना यह अपने आप में साबित करता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। वह अमेरिका से पूछने नहीं जाता है कि हम इजराइल का आलोचना करें कि न करें, इसलिए कि वह स्वतः अपना निर्णय लिया कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। एक यह बाह्य निर्णय के रूप में आपको एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अब देखिए, आंतरिक
निर्णय क्या हुआ, आंतरिक निर्णय भी आपके सामने है स्पष्ट रूप से। जैसे अपने देश में CAA, NRC और 370, यह 3 गंभीर मुद्दा था जिसको हमारी सरकार अभी CAA और NRC लागू हुआ है, कश्मीर से 370 हटा है। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस पर चिल्लाएगा, विरोध करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हम पाकिस्तान से पूछने नहीं गए और सीधे हमने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक निर्णय है, इसमें हम किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे देश में किस तरह से कौन व्यवस्था होनी चाहिए यह हम स्वयं निर्णय लेंगे। तो यह दोनों उदाहरणों के द्वारा प्यारे बच्चों, इस दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यह बात आप निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगी और क्लियर हो जाना चाहिए। यह 2 उदाहरण आपके सामने है जिससे यह सिद्ध करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय स्वतः ले सकता है, किसी देश के दबाव में वह नहीं है और अपना निर्णय वह स्वतः ले सकता है। तो अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपने दूसरी विशेषता के विषय में जाना। प्यारे बच्चों, अब अपने संविधान की तीसरी विशेषता क्या है, समाजवाद। तीसरी विशेषता क्या है, समाजवाद। समाजवाद एक ऐसा शब्द है, आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसको हम बताना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें तो 7-8 घंटा लग जाएगा समाजवाद पर, लेकिन चूंकि यह कक्षा 10 का क्लास है, 10 के स्तर की चीज़ों को हमको आपको बताना है, तो इस समय हम समाजवाद आपके स्तर की जो चीज़ें हैं उसको हम बता रहे हैं। समाजवाद में एक बार एक केस चला था सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक केस था DS नकाराबाद का। DS नकाराबाद का एक केस चला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मान्यता में, अपने आदेश में स्पष्ट रूप से समाजवाद की विशेषता के संबंध में बताया था कि क्या होना चाहिए। पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता, दूसरा कहा मजदूर व वंचित का कल्याण और तीसरा आर्थिक समानता को कम करना। यह सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसकी व्याख्या किया था। अब आपको पहले पॉइंट पर हम ले चलते हैं, समानता। समानता की व्याख्या जो माननीय न्यायालय ने किया था उसका क्या मतलब है, जैसे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिक सैलरी पाते हैं, जो अधिक कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनसे सरकार अधिक से अधिक टैक्स लेती है और टैक्स लेने के पश्चात वो क्या करती है, उन पैसों से जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, आपको मुफ्त में अनाज, मुफ्त में दवा, मुफ्त में शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं उन टैक्स पूंजीपतियों के टैक्स के द्वारा सरकार लॉन्च करती है और जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके उत्थान का यह कार्य करती है। तो यह तो हो गया समानता। इससे समानता निश्चित रूप से हम प्राप्त होगी। मजदूर और वंचित का कल्याण, तो इससे मजदूर और वंचित का कल्याण भी होगा। और आर्थिक समानता को कम करना, जब जो अधिक पैसा कमा रहा है उससे जब हम टैक्स लेंगे, सरकार टैक्स लेगी और वह टैक्स जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, उनमें वह टैक्स का वितरण अन्य माध्यमों से करेगी, तमाम योजनाओं के माध्यम से, तो आर्थिक रूप से भी समानता निश्चित रूप से यह आएगा। अब समाजवाद को प्राप्त कैसे किया जाए, अब यह प्रश्न उठता है, समाजवाद को प्राप्त कैसे किया जाए। तो 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ आप जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे कार्ल मार्क्स, और उन्होंने समाजवाद पर बहुत स्पष्ट व्याख्या किया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब एक वर्ग बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा और एक वर्ग जब मजदूरा हो जाएगा, निम्न स्तर पर आ जाएगा, तो एक समय आएगा, वो समय कौन सा आएगा, आपस में एक युद्ध होगा, एक क्रांति होगी, हिंसा होगा,
उन्होंने कहा था कि हिंसा के द्वारा हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। जब जो कमज़ोर वर्ग रहेगा वह उच्च वर्ग पर हमला करेगा, हिंसा करेगा, और हिंसा के द्वारा समानता प्राप्त होगी, समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने हिंसा पर जोर दिया था कि हिंसा के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, समानता लाया जा सकता है। दूसरा रूप कैसे है कि कैसे इसे हम प्राप्त करें, वह है लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब हम लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीका अपनावें, संसदीय कानून, हम एक कानून पास करके अपनावें कि किस तरह से हमको समानता का अधिकार मिलेगा। तो इसके लिए संवैधानिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका हम अपनाएंगे तो उसके बाद समाजवाद की निश्चित रूप से स्थापना होगी। तो एक तरफ कार्ल मार्क्स ने हिंसा पर जोर दिया, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक समाजवाद है, संवैधानिक तरीका और संसदीय कानून बना के हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं और समाज में समानता को ला सकते हैं। आर्थिक जो असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। एक प्राप्त करने का एक तरीका यह है। अब आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कक्षा 10 में आप आए हैं तो 9 में भी हम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाए थे। 10 में जैसा आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आपको पढ़ना है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और लोकतांत्रिक राजनीति। यह 4 पेपर पढ़ने हैं और आपको हम बता भी रहे हैं 20 मई से। आज के लिए बस इतना, शेष फिर कल मिलेंगे।